न्यूज़ 18 उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आज सरज़मीन लखनऊ पर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस मखसूस प्रोग्राम में हमेशा हम किसी बहुत अहम शख्सियत को अपने स्टूडियो बुलाते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ जनाब जगदीश गांधी जी मौजूद हैं। जगदीश गांधी एक अंजुमन, एक इदारा, माहिर तालीम, सोशल रिफॉर्मर और बहुत सारे हवाले हैं जो उनकी शनाख्त बन चुके हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं। जगदीश जी, आपकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत से लोगों के लिए बाइस तरकीब है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एक बहुत गरीब घर का बच्चा किस अंदाज से आगे बढ़ सकता है, कैसी कैसी मुसीबतें सहुबतें झेल कर आगे बढ़ता है, आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं। पूछना चाहते हैं कि बचपन का सफ़र किस अंदाज से शुरू हुआ और बुलंदियों की ये मनाजिल किस अंदाज से आपने तय की, प्लीज़। एक गांव में बरसौली में, ज़िला अलीगढ़ में पैदा हुआ और मेरे घर में बहुत गरीबी थी। मेरे पिताजी लेखपाल थे, शायद 4 या 5 रुपये महीने की तनख्वाह थी, गुजारा मुश्किल से होता था। उसी समय मैंने अपना ये काम शुरू किया। छोटा सा खेत था और हम सवेरे सवेरे सिला बीनने जाते थे और दिन भर बीन करके करीब आधा किलो, पौन किलो, 1 किलो भी कभी कभी ले आते थे। हमारे गेहूँ इकट्ठे करके उससे हमारी रोटी चलती थी। मेरे चाचा जी, जो पिताजी तो नहीं कर पाते थे, बुढ़े हो गए थे बहुत, मेरे चाचा जी की दुकान थी एक, हर संडे को लगती थी, पैंट लगती है गांव में, उसमें वो जलेबी बनाते थे। तो मैं घुटना पहन कर उनकी वो जलेबी के उनके बनाने में मदद करता था और वो भिजवाता था मैं। इससे मेरा गुजारा हुआ। मेरे गुजारे बहुत इस तरह से हुए। और फिर मैं पढ़ने के लिए करीब 8 किलोमीटर दूर जाता था अपने गांव से। 5 माह तक मैंने पढ़ा और उसके बाद वहाँ पे फिर मैंने 8वां तक किया और 9th-10th में मैं सिकंदराऊ चला गया। सिकंदराऊ में GS कॉलेज में मैं दाखिला हो गया मेरा। हाई स्कूल मैंने वहाँ से किया। इंटरमीडिएट के लिए मथुरा चला गया मैं, वहाँ मुझे बेस्ट बॉय का खिताब मिला। मैं वहाँ पर 2 आंदोलन मैंने किए। एक तो बाल घुटाओ, उस समय बाल बहुत रखते थे लोग, तो मैंने कहा कि अभी विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों को सिंपल होना चाहिए। तो गांव में तो उस ज़माने में ये होता था। और दूसरा मैंने एक जुआ सट्टा बंद करो आंदोलन किया और मैं यही सब काम करता था। तो इस तरह की ज़िंदगी मेरी रही और उसके बाद इंटरमीडिएट करके फिर मैं जगदीश जी, जाहिर है कि बहुत तकलीफ दे, हमने जहाँ तक पढ़ा है आपके बारे में, बचपन रहा आपका। जिस बच्चे के पास खाने के लिए अन्न ना हो, रिस्क ना हो, जिसके पास पहनने के लिए माकूल कपड़े ना हो, लेकिन उसके दिमाग में एक विज़न था, एक मिशन था। तो ये जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपके लिए था वो कौन था, कहाँ से आपको तरकीब मिली? मेरे बचपन में ही मुझे एक बात पता लगी। एक इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में पढ़ता था मैं, तो उसमें आया था कि अर्थ जितनी भी मनुष्य क्रियाएँ करता है उन सब का उद्देश्य अर्थ कमाना होता है। तो मैंने कहा कि मैं तो अर्थ के लिए तो कुछ नहीं करता, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा और समाज की सेवा करूंगा। तो ये परिभाषा तो बिल्कुल ही गलत है, मेरे पर तो लागू नहीं होती। तो क्रांतिकारी विचार था मेरे अंदर। फिर मैंने तय किया कि इंटरमीडिएट करने के बाद मैं गाँव चला गया। तो मेरे गुरु जी थे जिन्होंने मुझे हाई स्कूल तक पढ़ाया था, के गर्ग, तो मैंने कृष्णकांत देव गर्ग। तो मैंने कहा कि सर मैं इंटरमीडिएट कर लिया है मैंने, तो मुझे कहीं जाना है पढ़ने के लिए BA में। तो भाई ऐसा करो कि मैंने कहा ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बताइए जहाँ मैं ट्यूशन कर सकूँ। तो ट्यूशन के लिए या तो लखनऊ में चले जाओ या बनारस में। मैं बनारस में तो जानता हूँ किसी को, प्रोफेसर को, मैं चिट्ठी लिख दूँगा, लेके चले जाओ, दाखिला हो जाएगा। मैं साहब, एक लड़का और था महेंद्र, हम दोनों बनारस पहुँच गए। बनारस में मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी उस समय, अब तो शहर पूरा बस गया है, वहाँ तक पहुँच गई, तो 12 किलोमीटर दूर शहर थे। मैंने कहा इतनी दूर पैदल जाना आना पड़ेगा, मेरे पास साइकिल तो है नहीं। तो फिर मैं ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए मुझे जो शहर के अंदर हो। तो लोगों ने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी, दोनों में से कहीं भी आप चले जाओ। तो हम दोनों आए, स्टेशन पे खड़े हो गए और टिकट की लाइन में मैंने महेंद्र को लगा दिया। मैंने, महेंद्र तुम टिकट ले लो। बोले कहाँ की ले लो? कहीं की ले लो, लखनऊ या इलाहाबाद। तो जब खिड़की के पास पहुँच गया वो महेंद्र, तो बाबू ने पूछा कहाँ की लेंगे? तो फिर उसने मुझसे पूछा कहाँ की ले लूँ, लखनऊ की इलाहाबाद की? अरे मैंने कहा कहीं की भी ले लो। तो बोले साहब कहीं की दे दीजिए। अरे बड़े बेवकूफ़ है, आपको ये नहीं मालूम कहाँ जाना है, लो लखनऊ की जाओ। तो उसके लखनऊ की टिकट दे दी, लखनऊ आ गए और हम पूछते पूछते यूनिवर्सिटी के पास आए। यूनिवर्सिटी के जब हम गोमती के किनारे पहुँचे तो हमने देखा नीचे मंदिर है। अरे मैंने कहा मज़ा आ गया,
हे भगवान तुमने ऐसी जगह भेज दिया, मैंने यही हम रोटी भी मिल जाएगी हम, और यूनिवर्सिटी सामने है, बहुत अच्छा रहा। तो हम नीचे उतर के वहाँ चले गए मंदिर में, और स्वामी जी धूमी में आए थे। मैं स्वामी जी हम पढ़ने के लिए आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है न खाने के लिए न फीस के लिए, कि बच्चा ऐसा है कि यहाँ तो भिक्षा करना आता है, तुम भी खा लिया करना, और फीस का है तो मेरे पास जो डोनेशन आता है इसमें से कुछ मैं दे दूँगा, तुम जमा कर के दाखिला ले लेना, तुम पढ़ने आए हो तो मुझे बड़ी अच्छी बात है कि पढ़ने वाला लड़का मेरे पास आएगा रहे। तो साहब उन्होंने फीस के 12 रुपये हमको दे दिए, मैंने दाखिला करा लिया और वहीं पर रोटी मिलने लगी। जगदीश जी बहुत तवील सफ़र है, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल आपकी शख्सियत से जुड़ा हुआ यह है कि जगदीश अग्रवाल जगदीश गांधी में कैसे तब्दील हो जाता है, तो इसका क्या पस मंज़र है, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं गांधी जी को बहुत प्यार करता था। मैं अपने गांव में एक टीचर के घर जाता था पढ़ने के लिए, कोई पैसा नहीं लेते थे, बस समझने जाता था। मैं लौट रहा था, ये बात है 30 जनवरी 1948 की। जब मैं लौट रहा था अपने गांव में तो एक 40-50 लोग पेड़ के नीचे खड़े थे, गुमसुम चुपचाप। मैंने कहा भाई क्या मामला है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, बड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ? गांधी जी को गोली मार दी और गांधी जी की मृत्यु हो गई है, और अभी भी रेडियो पर न्यूज़ आई है। तो आई वॉज शॉक्ड, इट वॉज द शॉक ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरे जो चाचा जी थे प्रभुदयाल जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और गांधी जी के साथ जेलों में रहते थे। तो जब भी वो आते तो गांधी जी के बारे में बचपन से ही सुनाते थे, कहानियाँ इतनी महान है ये वो। तो मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई कि चाचा जी हमको उनके दर्शन करा दीजिए तो हम उनके चरण स्पर्श कर सकें, बस इतना करा दीजिए। उन्होंने कहा मैं करवाऊँगा। तो लेकिन वो जेलों में रहते थे तो नहीं करा पाए। फिर जब आज़ादी मिल गई तो अब छूट के आ गई और आज़ादी मिल गई, मैंने अब तो मिलवा दीजिए, तो अब मिलवा दूँगा। लेकिन आज़ादी मिलने के 5.5 महीने बाद गांधी जी को मार दिया गया, 30 जनवरी 1948 को। जब मार दिया गया तो मैं उनसे नहीं मिल पाया। तो मेरे को कसक थी कि मैं उनसे नहीं तो मिल लूँ कैसे भी। तो जब मैं जा रहा था और उन्होंने सुना कि उनको मार दिया है, मैंने कहा अब ए खुदा मैं कभी उनसे मुलाकात नहीं कर पाऊँगा, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक समझिए कि शौक होगा लाइफ का। तो वो फिर मैंने उसी से मत तय किया मैं अपना नाम जगदीश अग्रवाल से बदल के जगदीश गांधी करूँगा। और फिर मैंने पिताजी को कहा कि दरख्वास्त दे दीजिए स्कूल में, मेरा नाम बदल जाए। पिताजी भी राजी हो गए, तो मेरा नाम स्कूल में बदल गया, तो जगदीश गांधी पड़ गया तब से। आपने जिस वक्त एक बहुत ही छोटा सा स्कूल कायम किया था 5 बच्चों से, हाँ, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये मैंने ये सोचा, मेरी शादी हो गई और मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी हो गया और मेरी शादी भी हो गई। शादी में भी गिरी आए। एक किस्सा बताता हूँ, एडी से आए, बोले कि आपने कोई शादी का इनविटेशन भेजा है गवर्नर साहब को? मैंने तो कोई नहीं भेजा। नहीं आपने पर्चा भेजा है, कोई पर्चा जो। तो मैंने कहा मैं तो अखबार बेचता हूँ, उसमें पर्चे लगाता हूँ मैं, तो वो अखबार में निकल आया होगा पर्चा। तो बोले गवर्नर साहब आएंगे तो कहाँ बिठा लोगे? मैंने कहा हमारी यूनियन में 2 कुदरत मियाँ हमारे चचा, वो हमारे क्लर्क हैं, तो 2 दरिया हैं। तो उन्होंने कहा हम 2 दरिया दे देंगे आपकी शादी के दिन। तो वो 2 दरिया हमको मिल जाएंगे, हम बिछा देंगे, वहीं आके बैठ जाएंगे। तो नहीं गवर्नर साहब मोटे ताजी हैं, बीवी गिरी हैं, उनके लिए एक सोफ़ा चाहिए। मैं सोफ़ा सेट का तो किराया 100 रुपया पड़ेगा, मैं गरीब आदमी 100 रुपया कहाँ दूँगा? तो आप गवर्नर साहब हैं, आपके चांसलर हैं। अरे मैंने कहा सोफ़ा सेट का पैसा होगा तो मैं टीचरों को बैठा लूँगा कि गवर्नर को? बोले आप जानते नहीं है आपके वाइस चांसलर के भी ऊपर है, उनके ऊपर भी तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन मेरे लिए टीचर से बड़ा कोई भी इंसान नहीं है। मैं सोफ़ा सेट का मेरे पास पैसा होगा तो मैं टीचरों को पहले दूंगा, न कि गवर्नर को। बोले आप बड़े अजीब आदमी हैं, क्रैक हैं आप। और जाकर के वो गवर्नर साहब को तो बता दिया, अरे साहब कहाँ जा रहे हैं, बड़े क्रैक आदमी है वो। और वो कहता है कि सोफ़ा सेट जाना है तो बड़े आदमी घर में शादी में जाए, वो खाना ही मिलेगा, मेरे यहाँ तो छुहारे का टुकड़ा और मिश्री का टुकड़ा मिलेगा, तो आप कहाँ जा रहे हो? तो गवर्नर साहब ने कहा ऑल द मोर रीजन आई विल गो। और गवर्नर साहब आ गए और वो दरी पर ही पूछे और उन्होंने भाषण दिया, जगदीश रिप्रेजेंट जगत, भारती रिप्रेजेंट भारत, द वर्ल्ड मैरीज इंडिया। और शादी हो गई हमारी। सब अखबारों में निकला कि वर्ल्ड मैरीज इंडिया। गवर्नर साहब ने भाषण दिया, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो ये तो हमारे। बहुत शुक्रिया जगदीश जी। नाज़रीन इकराम, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जगदीश गांधी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से हमारा ख़ास प्रोग्राम, ख़ास मुलाकात।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ जगदीश गांधी जी तशरीफ़ रखते हैं, तो आइए करते हैं कुछ और सवालात और आप भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहिए दिलचस्प गुफ्तगू से। जगदीश जी, बहुत खूबसूरत सफ़र है आपकी ज़िंदगी का, बड़ी जद्दोजहद है, बड़ा स्ट्रगल है इसमें, कदम कदम पर एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आप तमाम आने वाली नस्लों के लिए। कैसे स्कूल क़ायम किया, और वो स्कूल जो 5 बच्चों से शुरू हुआ था आज गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, 55,000 से ज़्यादा पूरी दुनिया में आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे देखिए, जब नाज़रीन मेरी शादी हुई भारती गांधी के साथ, तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि स्कूल खोल दें। तो अपना जो घर हमारे पास है 12 स्टेशन रोड, अलॉटमेंट का मकान है, गवर्नमेंट ने हमें अलॉट कर दिया था। वो भी एक किस्सा बहुत बड़ा है, कैसे अलॉट हुआ। ईश्वर की कृपा थी कि डीएम साहब ने मेहरबानी की। मैंने अलीगढ़ में सब टट्टियाँ पेशाब साफ़ की थी, गलियाँ साफ़ की थी, और उसमें डीएम साहब बहुत खुश हो गए। जब महतरों की स्ट्राइक थी 52 में, तो उससे बड़े खुश थे। केसी मित्तल साहब यहाँ डीएम होकर आ गए। मैं उनके पास गया, साहब मुझे कोई मकान किराए का मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने डीएसओ को बुलाया कि कोई जगह खाली हो तो दे दो। उनका अब है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इनकी कोई दरख्वास्त नहीं है। वो कागज़ दिया, वो दरख्वास्त लिखो, और उनको डीएम साहब ने ऑर्डर दिया कि इनको दे दिया जाए। तो 12 स्टेशन रूम मिल गया मुझे, और उस समय इसका किराया शायद 30 रुपये महीने था। अब तो 300 करीब है, उसका 315 समथिंग है। तो वो किराए पे मकान मुझे मिल गया। तो वहीं पर मैंने शुरुआत की अपने मकान में ही, क्योंकि उसमें कई ईंटें थी और बड़ा ऐसा ही था गंदा शंदा। उसी में मैंने शुरुआत की। तो हम गली गली में जाके लोगों से कहते थे भैया बच्चा भेज दो, कोई नहीं भेजता। 15 दिन बाद में बहुत रोया खुदा के सामने, है खुदा, तू तो जानता है कि हम तेरी बातें बताना चाहते हैं और तुझसे तो कुछ छिपा नहीं है, लेकिन तेरी मेहरबानी नहीं हो रही। तो एक ख्याल आया कि क्या ज़िंदगी में ऐसा भी है कि खुदा की इबादत कोई करे सच्चे मन से और खुदा उसकी ना सुने। लेकिन कब सुनेगा ये खुदा जानता है, लेकिन सुनता ज़रूर है। तो हिम्मत आ गई, हिम्मत हार गई थी हम कि अब नहीं चल पाएगा स्कूल, कोई नहीं भेजेगा अपने बच्चों को। तो फिर हिम्मत आई कि नहीं, खुदा मेहरबानी करेगा। और खुदा की मेहरबानी से नेक्स्ट डे ही हम और भारती जी दोनों गए। सामने घर था एक सोहनलाल अग्रवाल का, उनकी पत्नी थी जशोदा देवी, बुढ़िया थी, दोनों बुढ़े थे। तो उनसे कहा कि माता जी स्कूल खोला है, कोई बच्चा नहीं दे रहा है, आप अपने बच्चे दे दिए नाती पोते। बोले हाँ मेरे 5 बच्चे हैं, तुम ले जाओ, तुम खूब मेहनत से पढ़ाओगी। तो मेरी वाइफ ने कहा मैं बहुत मेहनत से पढ़ाऊँगी। तो बस 5 बच्चे दे दिए। क्या फ़ीस पड़ेगी माता जी, 5 रुपये दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी पर चाइल्ड। बोले अच्छा दे देंगे हम। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप हमें 25 रुपये एडवांस में दे दीजिए। तो क्या भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है, 25 रुपये मिलेंगे तो हमारा काम चलेगा। तो उस 25 रुपये से नक्खास से जाके हम वो 125 रुपये की कुर्सियाँ और बात तक याद है में कुर्सियाँ और छोटी छोटी मेजें ले आए, और बच्चों का नर्सरी स्कूल शुरू हो गया, मॉन्टेसरी नर्सरी। और बच्चों को खूब खेल खिलाते थे। कुछ खिलौने भी ले आए हम, प्लास्टिक के 1-2 रुपये में बहुत खिलौने मिल गए। तो उस तरह हमने स्कूल शुरू कर दिया। 5 बच्चे थे, आज 55,000 हो गए हैं, और आज कोई जगह नहीं है दाखिले की एक भी सीट में, और रोज़ाना इतना झगड़ा झंझट होता है। क्या महसूस करते हैं गांधी जी, ये जो सफ़र है जाहिर है बड़े मुश्किलों से आसानी तक का सफ़र कह लें, या यूँ कह लें कि तनज़्ज़ुली से तरक्की तक का सफ़र है। आज क्या महसूस करते हैं जब लोग सिफारिशें लेके आते हैं, जब लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन अपने स्कूल में कर लीजिए, आपके सामने जाहिर है कि एक तो मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि अल्लाह तेरी मेहरबानी है, लेकिन दूसरी बात ये लगता है कि बहुत ही दुखदाई है कि बच्चे दाखिला नहीं हो पा रहे हैं सीबीएस में। वो चाहते हैं और नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत दुख होता है हमको भी, और बहुत तकलीफ़ होती है। जिसको भी लौटाते हैं हम, दिली तकलीफ़ होती है। काश के और स्कूल की बिल्डिंग बना सकें और ज़्यादा बच्चों को। तमाम स्कूलों के अपने तरीक़ाकार हैं, अपने अंदाज हैं तालीम फराहम करने के, एजुकेशन देने के। गांधी जी, आपने किस पहलू को ज़्यादा मद्देनज़र रखा है, किस पहलू पे आपने अपनी पूरी ताकत? लोगों ने पूछा कि तुम्हारे 5 बच्चों से 55,000 कैसे हो गए। मैंने एक ही बात कही कि देखो पढ़ाई तो सब जगह होती है, लेकिन मेरे यहाँ तालीम के साथ तरबियत भी सिखाई जाती है। मैं अपने बच्चों को शुरू से, जब से मैंने स्कूल शुरू किया, मेरे यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना मैंने शुरुआत की। मैंने एक खुदा एक है, अल्लाह एक है। पहली आयत है कुरान की, खुदा रब्बुल आलमीन है, इस धरती का रब है, एक अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई, सारे इंसान दुनिया के एक खुदा के बंदे हैं, भाई भाई हैं। और उसमें तालीम है खुदा की कि किसी का दिल न दुखाना, किसी को जुर्म न करना, किसी के ऊपर अत्याचार न करना। तो ये जो तालीमात हैं सारी दुनिया के लिए हैं, ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं है।
ये दुनिया के हर इंसान के लिए है। और इसी तरह खुदा के जितने भी पैगाम आते हैं वो सारी मानव जाति के लिए होते हैं। तो खुदा किसी ख़ास कौम का नहीं होता, न जाति का होता है, न धर्म का होता है। खुदा तो एक परमात्मा है, अल्लाह है, उसकी रूह है, और उसकी रूह जो खुदा से आती है वो दुनिया के हर इंसान के भलाई के लिए होती है, हर इंसान को मार्ग दिखाने, रास्ता दिखाने के लिए होती है। तो ये चीज़ें मैंने शुरू से ध्यान रखी। दूसरे मैंने पेरेंट्स को बुलाना शुरू किया, पेरेंट्स डे, मदर्स डे, ताकि बच्चों से मैंने कार्यक्रम कराए। सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, फिर मैंने विश्व एकता की प्रार्थना शुरू की, फिर मैंने वर्ल्ड पार्लियामेंट बच्चों की शुरू की। तो धीरे धीरे करके पेरेंट्स को लगा कि हमारे बच्चों को इन तालीमात की ज़रूरत है, और बच्चे बढ़ते चले गए। आज जब कोई गरीब बच्चा आपके रूबरू होता है या गरीब बच्चे के माँ बाप आप तक पहुँचते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या रहता है, रद्द-ए-अमल क्या रहता है, और क्या कुछ इंतजाम आपकी जानिब से हैं? बच्चा आज तक उसका टेस्ट होता है, यदि वो काबिल है क्लास के और उसी क्लास में चाहता है तो वो जाने नहीं पाएगा, उसको कंसेशन मिलेगा। 20% भी देते हैं, 40 भी देते हैं, और हम उसको और भी सुविधा दे देते हैं। तो कोई बच्चा हमारे यहाँ से गरीब से गरीब, मेरे यहाँ रिक्शे वालों के बच्चे हैं, चपरासियों के बच्चे हैं, सिपाहियों के बच्चे हैं, मेरे यहाँ मजदूरों के बच्चे हैं, मेरे यहाँ गरीब से गरीब लोगों के बच्चे हैं, क्योंकि मैं उनको कंसेशन देता हूँ। और आप आश्चर्य करेंगे, मेरे यहाँ करीब 1500 से बच्चे ऊपर हैं जो मेरे वर्कर्स के बच्चे हैं, मेरे चपरासी आया, इन सब के बच्चे, इनके बच्चे, मेहतर के बच्चे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। 10 रुपये महीने फीस उनकी पड़ती है, और जो टीचर हैं मेरे उनके केवल 20 रुपये, ओनली 20 रुपीज़ फीस है। आज जो तालीम का रुख है वो थोड़ा तब्दील हुआ है। जो हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत से स्कूल हैं, बहुत से इदारे हैं, अंजुमन हैं, उन्होंने तालीम का कहीं ना कहीं सियासीकरण व्यापार बना दिया, व्यापार बना है, और सियासत को शामिल कर दिया है, और मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सूरत हाल है, इस बच्चों की ज़हनियत को तबाह किया जा रहा है, उनके दिलों में ऐसी नफरत पैदा की जा रही है, वो जानते नहीं कि क्या करें, तालीम नहीं दे रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। जो बच्चा अपने दिल में नफरत करेगा किसी धर्म से, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई, और समाज की भी ज़िंदगी, कौम की भी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं आप, तालीम की बुनियाद रहती है ज़ाहिर है, लेकिन जस्टिस कॉन्फ्रेंस भी कराते हैं आप। तो ये जो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हैं बिलखुसूस जस्टिस के हवाले, पूरी दुनिया के जस्टिस उसमें आते हैं, सारे वर्ल्ड के चीफ जस्टिस, तो उसका बेसिक पर्पस क्या है, किस मोटो के तहत उसको करा रहे हैं? द फ्यूचर ऑफ ओवर 2.5 बिलियन चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड and the generations yet to be born has become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades since the bombing of Hiroshima and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming, environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition, and ever-increasing expenditure on military research, and fear of a third world war and a nuclear holocaust. तो ये 2.5 अरब बच्चों का भविष्य जो अंधकार में हो गया है, इसको बचाने के लिए मैं दुनिया से ये कोशिश कर रहा हूँ, ऐ दुनिया के लोगों, खुदा के वास्ते एक हो जाओ, वर्ल्ड की पार्लियामेंट बना लो, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बना लो, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बना लो, और वर्ल्ड की एक करेंसी वेट और मेजर कर लो, वर्ल्ड की एक तराजू बाट कर दो, वर्ल्ड की एक भाषा बनाओ जो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के साथ साथ पढ़ाओ, वर्ल्ड की पूरी एक इकोनॉमिक पॉलिसी हो, इकोनॉमिक व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, पॉलिटिकल व्यवस्था हो। तो यदि दुनिया को बचाने का केवल एक उपाय है वर्ल्ड की यूनिटी, नहीं तो दुनिया मिट जाएगी। इधर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश, या तो दुनिया एक होगी या नष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया गांधी जी। नाज़रीन किराम, अभी वक्त हो जाता है एक और छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम जगदीश गांधी के साथ ख़ास मुलाकात। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। गांधी जी तशरीफ़ रखते हैं, आइए कर लेते हैं कुछ और ज़रूरी सवालात। गांधी जी, ज़ाहिर है कि वर्ल्ड पीस के हवाले से बड़ा काम आपने किया, पूरी दुनिया में सताइश की गई, लेकिन एक आवाज़ उठी थी कई साल पहले कि गांधी जी को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए पीस के हवाले से, और वो आवाज़ें मुख्तलिफ़ मुहादों से उठी, मुख्तलिफ़ मुल्कों से उठी, हिंदुस्तान से उठी। तो क्या कुछ महसूस करते हैं कि जब इस अंदाज़ की पजीराई होती है, इस अंदाज़ का रिस्पेक्ट पूरी दुनिया से मिलता है, तो गांधी जी का जो जज्बे हैं वो क्या कहते हैं? सर, मेरा कहना यह है कि मेरी अब 84 साल की उम्र है। आई एम यंग मैन ऑफ 84 क्या बात है। और मेरे को खुदा के पास जाना है। मैं क्या करूँगा, वो नोबेल प्राइज़ लेके कहाँ जाऊँगा। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने ट्रंप को, ये मेरे पास शिशिर बैठे हैं, शिशिर और हमारे अनुज सिंह और हमारे ऋषि भाई, 3 लोगों ने मिलके, हमने मिलके
3 महीने दिमाग लगा के सर्च की पहले हमने कि ये दुनिया की एकता के लिए कैसे कोशिश की जाए। तो मुझे बहुत कुछ मिला कि दुनिया में अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट ने बड़े काम किए, वो तो 8 हैं बड़े बड़े करने वाले, अब्राहम लिंकन वगैरह बहुत हैं, ये तो हैं। लेकिन एक तो वुडरो विल्सन हुआ जिसने लीग ऑफ नेशंस बनाया, वर्ल्ड के लीडर्स की मीटिंग बुलाई और उसने एक साइन किया और लीग ऑफ नेशंस बना, तो पहली लड़ाई रुक गई। दूसरी लड़ाई के वक्त जो बहुत भयंकर थी, उसमें एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम का प्रेसिडेंट हुआ, उसने मीटिंग बुलाई, 51 देश आए, उन्होंने चार्टर साइन किया और यूनाइटेड नेशन बन गया और 72 साल से थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुई। और एक हैरी ट्रूमैन हुआ, उसने 13,000 मिलियन डॉलर दे करके उसको यूरोप के लोगों को एनकरेज किया कि यूरोपियन पार्लियामेंट बनाओ। 6 देश आए और उसके बाद रॉबर्ट श्यूमैन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई 28 देशों के यूरोप के, और उन्होंने तय किया कि यूरोपियन यूनियन बनेगी, यूरोपियन पार्लियामेंट बनेगी, यूरो करेंसी बनेगी, और 28 देशों ने यूरोपियन पार्लियामेंट बना ली, 18 देशों ने यूरोपियन करेंसी बना ली, और इसके अलावा एक यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस बना, यूरोपियन पार्लियामेंट बन गई, और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बन गया। तो आज वो बड़ी चीज़ें। तो मैंने ख़त लिखा ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि ट्रंप तुम्हारे देश में ऐसे ऐसे लोग रहे, 5 लोग और भी हैं जैसे अब्राहम लिंकन हैं, जॉर्ज वाशिंगटन हैं, उनके भी नाम मैंने दिए, बड़े बड़े काम किए हैं। तुम उस लीगेसी में प्रेसिडेंट बने हो और तुमने जब चुनाव लड़ा तो तुमने वायदा किया है, मैंने वो निकाल के क्लिपिंग फिल्म बना के उसको भेजी है, और मैंने कहा देखो तुमने वायदा किया था अपने वोटर्स को कि मैं पीस के लिए काम करूँगा। तुम पोप से मिलने गए तो पोप ने तुमसे एक ऑलिव ट्री दिया, ऑलिव का, और उसमें कहा कि देखो ये पीस के लिए तुम्हें काम करना है, ऑलिव ट्री दे रहा हूँ तुम्हें, और तुमने कहा कि आई एम मोर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग वर्ल्ड पीस। तो तुमने वहाँ भी वायदा किया पोप को, तुम्हारे धर्म के हेड हैं, तुमने उनको वायदा किया है कि मैं करूँगा काम। और तुम्हारा बच्चा है 10 साल का, तुम्हारी बेटी इवांका के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के, और तुम्हारी पूरी फैमिली के रिश्तेदारों के बच्चे छोटे छोटे, उनके साथ तुम खेल रहे हो। कई मैंने चित्र दिए उनके, मैंने कहा देखो इनका भविष्य अंधकार में हो रहा है, तुम इनको बचा सकते हो, तुम्हारे पास कलम है, समय ताकत है, और तुम्हारे देश की लीगेसी है। तुम्हारे बारे में कोई लोग क्या कहते हैं मुझसे मतलब नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि तुम ये चाहो तो दुनिया को एक कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे सुझाव दिए। उसके बाद उसने तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर जोंग को मुलाकात की, उसने सिंगापुर में जाके मेरी चिट्ठी के बाद में, और एक रास्ता निकला। अब मैंने उससे लिखा है कि देखो तुम एक कदम चले हो वर्ल्ड यूनिटी की दिशा में, और तुमने ये बहुत बड़ा काम किया है। अब तुम एक काम करो कि वर्ल्ड के लीडर्स की मीटिंग बुलाओ, जैसा कि तुम्हारे वुडरो विल्सन ने बनाई, लीग ऑफ नेशंस बनाया, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने मीटिंग बुलाई, यूनाइटेड नेशन बनाया, और तुम जैसे हैरी ट्रूमैन ने तुम्हारी यूरोपियन पार्लियामेंट बनाई। अब तुम ये काम करो कि वर्ल्ड के लीडर्स की मीटिंग बुला के एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट बना दो और वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाओ, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाओ। उसमें मैंने ये भी कहा कि सोवरेन नेशंस शुड कोलैबोरेट फॉर ए शेयर्ड गोल एंड शेयर्ड ड्रीम ऑफ वर्ल्ड यूनिटी एंड वर्ल्ड पीस। तो सोवरेन नेशन शुड असेंबली। तो मैंने ये नहीं कहा कि सोवरेनिटी दे दो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन पार्लियामेंट में किसी देश की सोवरेनिटी नहीं गई, प्रभुसत्ता नहीं गई। तो मैंने कहा कि तुम्हें सोवरेन नेशंस का कोलैबोरेशन से तुम जो शेयर्ड गोल और शेयर्ड ड्रीम है सबका है, वर्ल्ड यूनिटी वर्ल्ड पीस, उस गोल को अचीव करने के लिए वर्ल्ड के लीडर्स की मीटिंग बुलाओ। मैंने कहा कि मैं 18 साल से इसी काम में लगा हूँ, और मेरे यहाँ 1098 चीफ जस्टिस और जजेस और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब तक आए हैं 126 देशों से। दुनिया के 193 देश हैं जो मेंबर हैं, 193 में से 126 देश मेरे स्कूल में आ चुके हैं, उनके चीफ जस्टिस, जजेस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। मैं उनसे एक ही बात कह रहा हूँ कि दुनिया के जजों और तुम सब मिलकर। गांधी जी, बहुत तवील सफ़र है आपकी ज़िंदगी का, बहुत से ख्वाब आपने देखे थे जो शर्मिंदा ताबीर हुए, बहुत कुछ हासिल किया है आपने, बहुत कुछ दुनिया को दिया है। कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसी बात जिसे अभी पूरा करने की ख्वाहिश आपके दिल में? बस एक ही ख्वाहिश है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट जल्दी जल्दी बने। इसके पहले कि मैं मरूँ, मेरी ख्वाहिश है कि उससे पहले बन जाए तो अच्छा है, नहीं भी बनती है तो खुदा की जो मर्जी होगी, जब बनेगी बननी तो है, बिकॉज इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इधर वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश। एक अग्रवाल नाम का लड़का अपना नाम गांधी रख लेता है। समाज की उसने बहुत सी बदलती हुई सूरतें देखी हैं। वो समाज भी देखा है जहाँ बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से लोग रहते थे। आज का समाज भी उसकी नज़र में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एक मजहबी बुनियादों पर तफरीक पैदा की जा रही है? बहुत नफरत बढ़ाई जा रही है, इंसान को इंसान से दूर किया जा रहा है।
बहुत दुखदायी स्थिति है और मैं इसके लिए 18 चैनल्स पे बोलता हूँ। मेरा सबसे बढ़िया चैनल न्यूज़ 18 है। आई एम प्राउड ऑफ इट कि न्यूज़ 18 ने मेरी टॉक ली है। वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत कम है, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जहाँ तक आपकी बायोग्राफी से मेरा गुजरना हुआ तो मैंने पढ़ा कि कहीं कोई बचपन में ख़त लिखा था आपको, जिसको आप गोमती के किनारे बैठ के पढ़ा करते थे, गोमती की लहरों का जिक्र था, तो अपनी मधुर आवाज़ में अपने मखसूस अंदाज में उस देखिए, मेरे पिताजी बयान कर दीजिए। तो मैं बहुत तकलीफ में था, तो मेरे पिताजी ने मुझे ख़त लिखा, ढांढस बनाया, उसमें कहा कि नाविक क्यों निराश होता है, यदि तू हृदय उदास करेगा जग तेरा उपहास करेगा, और यदि तूने खोया साहस तो यह जग और निराश करेगा। अरे क्षितिज के पार साहसी नव प्रभात होता है, नाविक क्यों निराश होता है। बीत गई विप्लव की बेला जिसमें तू साहस से खेला, इन लहरों से क्यों घबराता, ले चल अपनी नाव अकेला। सदा निशा के रात के, सदा निशा के बाद साहसी नव प्रभात होता है, सवेरा होता है। सदा निशा के बाद साहसी नव प्रभात होता है, नाविक क्यों निराश होता है, नाविक क्यों निराश होता है। गांधी जी के शुक्रिया के साथ अपने मेज़बान तारिक कमर और अपने मेहमान जनाब जगदीश गांधी को इजाज़त दीजिए, इस यकीन और वसूख के साथ कि गुफ्तगू आइंदा किसी मौके पर जारी रहेगी और गांधी जी से किए जाते रहेंगे समाज सुधार के हवाले से, इस्लाह माशरा के हवाले से, तालीमी निज़ाम के हवाले से बहुत से सवालात। बहुत बहुत शुक्रिया गांधी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।